संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जमुना साहब, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, जो आप लगातार सुन रहे हैं, जिसमें आपने 28 पार्ट सुन चुके हैं। ये जागो मूल निवासियों जागो, इसमें हम एक किताब का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है मूल निवासी जागृति संवाद। तो पिछले पार्ट में जो किया था हमने 28 पार्ट हो चुके हैं इसके, आज 29वां पार्ट है। तो याद रखें कि जब तक इंसान सच और ईमानदारी से काम नहीं करता तब तक ये जो षड्यंत्र चलता रहता है, और षड्यंत्र बाहर निकल ही नहीं सकता जब तक आदमी सही तरीके से नहीं पहचान पाता। तो पिछली बार हमने पार्ट में किए जो पार्ट किया था तो जागृति, स्थिरता व विघटन, और मूल निवासी जागृति, राजनीतिकता, अस्थिरता। तो ये आज हम बात करेंगे कि मंडल कमीशन की, कि मंडल कमीशन क्या था और इसमें क्या क्या इन्होंने षड्यंत्र किए हैं, तो इस बात करेंगे हम। बाबा साहेब ने संविधान की धारा 340 में पिछड़ी जातियों को भविष्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार पर चिन्हित करने हेतु प्रावधान किए। तो कलेश्वर आयोग 1953 में पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने के लिए कालेश्वर आयोग बना जिससे अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। पंडित नेहरू के दबाव में पंडित कालेश्वर ने स्वयं आयोग के कार्यों को अस्वीकृत कर दिया। 1959 में जब ये संसद में रखी गई तो गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने स्वयं कड़ा विरोध किया। अतः मंत्रिमंडल में तय हुआ कि सूची जाति के नाम आर्थिक आधार पर बनाई जाए। इस प्रकार ये असफल रहा व दूसरे आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें देखें कि दोनों पंडित हैं, पंडित नेहरू होते, पंडित जो कालेश्वर हैं, ये भी ऐसे ही हैं। मतलब एक जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की बात जो कुछ चली थी जो मंडल कमीशन की, उसको नहीं होने दिया। मंडल आयोग 1989 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल आयोग श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक पिछड़ेपन के 11 आधारों पर 3743 पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया गया। पाया गया कि देश की 54% आबादी इस वर्ग में आती है और उसकी स्थिति अनुमान से कहीं अधिक बुरी है, और उसके हित में विशेष प्रयास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। 1980 में आयोग ने रिपोर्ट व पिछड़ेपन को दूर करने हेतु इन वर्गों के कल्याण व विकास संबंधी अनुशंसाएं दे दी। जिस समय आयोग ने रिपोर्ट दी, जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी, वह कांग्रेस सत्ता में थी। अगले एक दशक तक कांग्रेस का ही राज रहा और रिपोर्ट धूल खाती पड़ी रही। मतलब जो कांग्रेस है, इसने भी ओबीसी के साथ में धोखा किया, और धोखा आज तक सबसे बड़ा जो धोखा है ओबीसी ने किया, इसकी ओबीसी के साथ में कांग्रेस ने किया। और इसमें जो देखें, इसमें कि अभी 10 साल तक इनकी सरकार है, इसमें धूल खाती रही, ऐसा ये लिखा है। मूल निवासी और सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस का क्या वास्तविक दृष्टिकोण है, यह एक बार फिर प्रकट हुआ। जन चेतना का प्रभाव
जब 70-80 के दशकों में आरक्षण का लाभ दलितों व आदिवासियों को मिलने लगा और वे विकास करने लगे तो पिछड़ी जातियों में भी चेतना आई। तब वे आरक्षण वे अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इस विशाल समाज की अवहेलना करना संभव न था। अतः जो भी कदम इस दिशा में उठाए गए वे इसके ही दबाव का परिणाम थे। किसी भी भल मानसाहत के नहीं। मनुवादी इस समाज का ध्यान बार बार मूल मुद्दों से भटकाने में सफल होते रहे। क्रियान्वयन 1989 में जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को आंशिक रूप से लागू करने की पहल की, क्योंकि ये जनता दल के राजनीतिक लाभ से जुड़ा हुआ था। आयोग की सिफारिशों तो बहुत ही व्यापक हैं, लेकिन उसको आंशिक रूप से मानना ही पर्याप्त समझा गया। 50 से 54% आबादी वाले वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। बहुत से राज्यों ने तो यह प्रतिशत और घटा दिया। 1993 में सरकारी नौकरियां में पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान हुए। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया। 2008 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिला। राजनीतिक आर्थिक पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में आरक्षण मिलना अविशेष है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण को जानबूझकर जटिल बनाया गया ताकि न्यूनतम लाभ ही हो। इन वर्गों से में पर्याप्त एकता जागरूकता न होने तथा सही नेतृत्व न होने से इस संघर्ष को सही बल न मिल सका। आयोग की सिफारिशों के अनुपात अब तक उठाए गए सब कदम बहुत कम है। यानी कि जो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो इसमें बहुत कम लोगों ने प्रयास किया है। अब मनुवादियों का प्रतिरोध मनुवादी क्या करते हैं, जब कोई खेल चलता है मूल निवासियों का तो उसको बर्बाद करने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करते हैं। और कांग्रेस के बारे में और उसके बारे में बता रखा है। क्या नाम, इन्होंने जो बताया था, जो कांशीराम जी थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है या बीजेपी जो नागनाथ है, दोनों के दोनों ये डस रहे हैं मानवता को और दोनों को दोनों जो है मूल निवासियों के लिए खतरनाक हैं। तो ये मनुवादियों का प्रतिरोध 1990 में मनुवादी मंडल रिपोर्ट के विरुद्ध पूरी निश्चितता पर उतर आए। कांग्रेस व भाजपा इससे बौखला गए, पर राजनीतिक व्यवस्था से वे चुप रहे। वह दूसरों को विरोध में आगे कर दिया। छात्र संगठन व मीडिया ने मोर्चा संभाला। देश भर में धरना प्रदर्शन हड़ताल घेरावबंद की लहर चल पड़ी। मीडिया इन घटनाओं को प्रमुखता से छापता रहा। विरोध प्रखर करने के लिए मनुवादियों कुतर्कों के आरक्षण विरोधी लेख लगातार छापता रहा। दूसरे पक्ष को मीडिया में जगह नहीं मिली। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सरकार ने कोई बड़ा जन विरोधी कृत्य कर दिया है। हमारा पिछड़ा वर्ग जो मनुवादियों से कंधा मिलाकर चल रहा था, उसे शिक्षा लेनी के उनके मन में हमारे प्रति क्या है, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके मन में हमारे प्रति क्या है। फिर नाटक में आत्मदाह की 2 घटनाएं जोड़ी गई। 2008 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का छुटपुट विरोध हुआ, पर इससे 1990 वाली तीव्रता न थी। तो इसमें जो बहुत कम की बातें लिखी हैं, मुझे हमें भी नहीं पता था इन बातों के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। ओबीसी को खास करके, ओबीसी के लिए कौन दुश्मन है कौन ये है, तो उसका ध्यान दें थोड़ा। न्यायालीन प्रतिरोध। न्यायालयों का आरक्षण विरोधी दृष्टिकोण स्पष्ट है। जो काम नेताओं दलों व संसद द्वारा राजनीतिक व्यवस्था से संभव नहीं, वह न्यायालयों से संभव है। जैसे कि आज न्यायालय में जो बैठे हैं शैतान लोग,
न्याय की कुर्सी पर अन्याय करने वाले बैठ गए हैं और वह न्याय नहीं कर रहे, अन्याय कर रहे हैं। और जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में वो जो फैलाया, राम मंदिर का फैला, वो अन्याय है, मुसलमानों के साथ में अन्याय किया, क्योंकि जो भी है मंदिर मस्जिद थी या जो भी था वहाँ पर, लेकिन जो हुआ अन्याय हुआ, क्योंकि न्याय की कुर्सी पर शैतान अन्याय बैठ गए हैं, अन्याय करने वाले बैठ गए। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत पे आपत्ति आरक्षण प्रतिशत पर आपत्ति आरक्षण की अधिकतम सीमा बांधना, क्रीम लेयर का सिद्धांत बनाना, कट ऑफ लिस्ट का माप बनाना, संख्यात्मक आंकड़े का दिवांत देना आदि इसी दिशा के प्रयास बड़ी कुशलता से न्यायालयों ने सब प्रकार के मूल निवासियों के आरक्षण में बाधा पहुंचाने का काम किया है। ये आज भी जो शैतान लोग कर रहे हैं, ये आरक्षण को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मंडल का ये बात हुई। अभी बात करेंगे अयोध्या का मक्कड़ जाल। तो इसमें लिखते हैं अयोध्या का मक्कड़ जाल। मूल निवासियों में धर्म आधारित घृणा व शत्रुता पैदा करना व उनका ध्यान मूल मुद्दों से हटाना इनका मूल उद्देश्य है। आज भी वही है कि घटनाएं कहीं भी हो रही हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, उसका जो मतलब हटाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद का इतिहास बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई। इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि यह कोई इमारत तोड़कर बनाई गई। राम भगत तुलसीदास ने भी कुछ ना लिखा। पास के चबूतरे पर हिंदू पूजा पाठ करते, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के उकसावे पर 1853 में विवाद हुआ। वह 1859 में बाड़ लगाकर दोनों पूजा स्थल पृथक किए। 90 वर्षों के तक ऐसा ही रहा। 1949 में षड्यंत्र कर रात में मूर्तियां मस्जिद में रखी गई। मूर्तियां हटाने की बजाय प्रशासन ने विवादित कहकर मस्जिद में ताला जड़ दिया। 61 में मस्जिद बहाली का वादा चला। ये काफ़ी मतलब इन्होंने जो षड्यंत्र किया, बहुत खतरनाक चीज़ हैं। जो इसमें फोटो भी दिखा रखे हैं, इसमें राम के भी दिखा रखे हैं, उसमें वो मस्जिद के गिराने के भी दिखा रखे हैं। तो 80 के दशक में मूल निवासियों में बढ़ रही चेतना से मनुवादी संस्कृत हुआ। कोई बड़ा भावनात्मक विषय मूल निवासियों की अपनी समस्याओं पर विकास ध्रुवीकरण से हटाने पर और उन्हें आपस में बांटने के लिए चाहिए था। खूब सोच विचार करके 1984 में मनुवादियों ने एकजुट होकर अयोध्या का विषय चुना। देश भर में जागरण यात्राएं शुरू की गई ताकि लोगों में विषय परिचय हो सके। 1986 में सुनियोजित ढंग से मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी। 1987 में दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक दिखाकर राम भक्ति जगाई गई। पादुका पूजन, शिला पूजन, जागरण यात्राएं, रथ यात्रा आदि निकालकर देश भर में वातावरण बनाया गया, प्रयास किया गया। तो ये काफ़ी डिटेल में इन्होंने लिखा है। अयोध्या मनवादी षड्यंत्र ये जो है तो उत्पाद के प्रमुख चेहरे एवं उनके मूल निवासी पिछलगू। तो इन्होंने इसमें 2-3 दे रखे हैं कि इसमें जो तस्वीरें दे रखी हैं। ऊपर इसमें अडवाणी है, एक मुरली मनोहर जोशी, और ये शैतान जो नंबर 1 है मोहन भागवत, ये भी इसका इसमें फोटो दे रखा है। तो पिछलगू मनवादियों ने जिन्हें स्वार्थ में प्रयोग किया, इनमें 2-3 हैं। इसमें इनके नाम भी दे रखे हैं, नाम नहीं दिए, इनकी फ़ोटो दे रखी है। तो इसमें जो बता रहे हैं कि प्रयास किया जाता कि मूल निवासियों को अधिक जोड़ा जाए। 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा महत्वपूर्ण रही। शिलान्यास का नाटक भी हुआ। कांग्रेस मस्जिद सुरक्षा, न्याय व भगवा विरोध का स्वयं करती रही, पर अंदर से षड्यंत्र में उनके साथ रही। दलित, आदिवासियों पर और पिछड़ों को सदा आगे रखा जाता है, क्योंकि मूल उद्देश्य तो उनका ध्यान बांटना है, उनको प्रयोग करना है।
जिससे मनुवादी सफल रहे। मंदिर ने मंडल को दबा दिया। याद रखें कि मंदिर ने मंडल को दबा दिया। जो मंदिर के मामले में मूल तर्क आस्था पर प्रसन्न राम राज्य मनुवादी का राज्य है। 6 दिसंबर 1992 को परिनिर्वाण दिवस केंद्र से प्रदेश सरकारों कांग्रेस ने भाजपा मिली भगत से बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। दलित व पिछड़ों का इस उत्पात में भरपूर प्रयोग हुआ। मनुवादियों ने दुख और निंदा का देशव्यापी नाटक किया। इससे मूल मुसलमानों का कांग्रेस का भेद प्रकट हुआ। पश्चातवर्गीय दंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसके बाद भड़के देशव्यापी दंगों में 2000 से अधिक लोग मरे, अरबों की संपत्ति हानि हुई। दोनों ओर से मरे अपराधी बने, नुकसान हुआ। दंगा पीड़ित बने मूल निवासी। लिब्राहन आयोग विश्व षड्यंत्र की जांच हेतु बना, जिसने अपनी रिपोर्ट में 19 वर्षों में दी शीघ्र भगवा नेताओं को दोषी पाया, पर ना कोई कार्रवाई हुई ना आगे हुई। 19 साल में रिपोर्ट आ रही है और भगवा नेताओं के साथ में जो नाम आया है उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये है इनकी राजनीति, एक जो षड्यंत्र करते हैं आप सभी के सामने है। तो इसमें मूल जो है बाबा साहब का भगवाकरण किया हरामखोरों ने। बाबा साहब के व्यक्तिगत के भगवाकरण का भरपूर प्रयास किया गया। उनके चित्र कार्यक्रम में लगाए जाते, दलित व आदिवासियों को कार्यक्रम में आगे रखा जाता। बाबा साहब के नाम पर मुस्लिम विरोधी साहित्य छापा गया। झूठी बातें लिखकर या उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक साहित्य बनाया गया। तो याद रखिए कि मूल निवासी को भटकाने के लिए आज भी ये कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में गलत लिख रहे हैं या कुछ भी करते हैं। सीबीआई का दुरुपयोग। भाजपा जब सत्ता में थी तो विध्वंस में लिप्त अपने नेताओं को विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कमजोर करने में हुआ। पुरातत्व विभाग का दुरुपयोग, मतलब सीबीआई का दुरुपयोग है। किसी ने सुना था कहीं पर कि सीबीआई तो सिर्फ पंजरे का तोती है, जो चूरी डाल देते हैं तो खा लेते हैं। वैसे इसकी कोई औकात नहीं है जो सीबीआई है। सीबीआई सिर्फ लोगों को, जो अच्छे हैं जो सच्चे, उनको फंसाते हैं। जो शैतान लोगों को तो तलवे चाटते हैं। तो ऐसे सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग का दुरुपयोग हिंदू पक्ष का मजबूत करने तथा बौद्धों व मुस्लिमों को विवाद करने के लिए षड्यंत्र हुआ। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निर्णय में आस्था को तथ्य, साक्ष्य व विधियों पर ऊपर माना सब विविध सिद्धांतों व प्रक्रिया को किनारे करते हुए निर्णय दिया। इसके पूर्ववर्ती न्यायालयों को भी दृष्टिकोण ऐसा ही रहा। ये प्रकरण शिक्षाप्रद है। काल्पनिक राम को अदालत से जन्म प्रमाण पत्र मिला। तो साथियों, ये है मनुवादियों का षड्यंत्र जिसको हमने आपके सामने रखा है। ये करते रहते हैं ऐसा। अभी हमने जो 28 से 29वां पार्ट जो समाप्त हुआ हमारा, तो आने वाले वक्त में हम बात करेंगे 30वें पार्ट की। और इसमें बात करेंगे हम स्वतंत्र भारत में मूल निवासी दमन और आतंकवाद व अलगाववाद। तो इस पर बात करें आने वाले वक्त में। तो जुड़े रहें वायसु मानवता के साथ में। ये आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को। और आप बताएं कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। तो आप अपना निर्णय दें, इसमें जो कमेंट में दें, बताएं हमें कि हम जो काम कर रहे हैं इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, तभी कमेंट दें। अगर नहीं है संतुष्ट तब भी दें, और हैं तब भी दें। तो प्लीज़ थैंक यू। जुड़ रहे वायसु मानवता के साथ में। आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।